उस रात में काफ़ी बहुत नर्वस था। अच्छा। तो मेरे फादर साहब 1 मार्च को उनका देहांत हो गया, एक्सपायर हो गए। और उसमें जो सिलेक्शन का परसेंटेज है वो बहुत 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 कम है। एक चीज़ जो मैंने महसूस की, फ़ील की, और इससे जुड़े भी रहना पड़ेगा। क्या? और आपकी जो पहली सैलरी है वो अराउंड 70,000 के आसपास होगी और उसके बाद आप अपना फिर पूरा जीवन बेशक यूपीएससी में खपा दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पूरे भारत में इस समय अगर किसी स्टेट की पुलिस का खौफ है तो वो यूपी पुलिस का खौफ है। योगी बाबा की कृपा से आज हालात ये है कि जितने बड़े से बड़े क्रिमिनल थे यूपी के, जो सारे अदर स्टेट में चले गए और उसका सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है वो वहाँ की पुलिस को जाता है। और आज आपको ऐसे ही भोकाल से मिलवाने जा रहे हैं, एक ऐसे बच्चे से मिलवाने जा रहे हैं जिसने बहुत कठिन जर्नी जी। और मज़ा तब आता है जर्नी जीने का जब उसमें आप सफलता पा जाए और फिर कुछ टाइम बाद आपको पता चले कि वो सफलता सुनिश्चित है ही नहीं। फिर आप गिरते हैं और फिर आप धीरे धीरे जाके उस कामयाबी के मुकाम पर पहुंचते हैं। अब मैं मिलवाने जा रहा हूं आपको अब्दुल जब्बार से। ये जब्बार मैंने पहली बार सुना है नाम पीछे। कहाँ का रहने वाला अब्दुल? सर, मेरा गिरा जनपद अमरोहा से है। अमरोहा। यस सर। अच्छा, थोड़ा सा अपना बेसिक बता, हल्का सा एजुकेशन कहाँ से क्या हुई उन चीज़ों का। सर, 9 से 12 तक तो मैं हमारे क्षेत्र में सबसे अच्छा स्कूल माना जाता है एएसएम इंटर कॉलेज खाता। अच्छा। वहीं से मैंने किया है। और ग्रेजुएशन मेरी सर बिजनौर से गुहागर से हुई है। अच्छा, और किस टीम से थी? बीएससी से सर, पीसीएम से। पीसीएम से, गुड। और उसके बाद फिर तैयारी करने की सोची कब? सर, सितंबर 2019 में सर मैं मुखर्जी नगर आया था यूपीएससी के लिए। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी करने हाँ के लिए। सर, तब 6 महीने कोचिंग की थी मैंने। फिर सर मेरे गले में कुछ दिक्कत हो गई थी। अच्छा। हाँ, तो मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं घर चला गया। अच्छा। फिर मार्च में 20 मार्च से लॉकडाउन लग गया था। अच्छा। फिर उसके बाद सर थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, फिर वापस आ नहीं पाया मैं। अच्छा, फिर? तो फिर मैंने, मेरा दोस्त है नितिन और रिजवान, 3 दोस्त हैं, साथ में हमने गाँव में लाइब्रेरी खोली। खुद की? हाँ, खुद की। और फिर वही हमने ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया। अच्छा। फिर सर मैं ग्रुप डी में मेरा और एनटीपीसी में फॉर्म डले हुए थे 2019 के। ठीक है। फिर हम उसकी तैयारी कर रहे थे सर। तैयारी करते करते थोड़ा मैथ से मैंने आपका स्पेशल 26 पे ले लिया था। शायद पहला ही दूसरा बैच था। और मैंने फर्स्ट वीडियो आपकी परसेंटेज की पड़ी हुई थी उस पर यूट्यूब पे। बहुत बढ़िया। और 6 घंटे की लगभग है। हाँ, 6 घंटे की। उसको देखने के बाद मुझे लगा मैं आपका बैच खरीदूँ। तो मैंने आपका बैच लिया। उसके बाद थोड़ा अच्छा लगने लगा, मैथ में इंटरेस्ट पैदा हो गया। तो फिर 1 अप्रैल को इसका फॉर्म आया था यूपीएससी का 2021 में। 2021, ठीक है। और उसमें 2021 में ही पेपर हुआ था मेरा एनटीपीसी का। ठीक है। 23 फरवरी को। तो मेरा एनटीपीसी में भी हो गया था। अच्छा, सिलेक्शन है। हाँ, तो मुझे लगा, मैंने मॉक दिया एसआई का। और मेरा बैकग्राउंड सर हिंदी मीडियम है, तो हिंदी थोड़ी अच्छी थी। तो मुझे लगा मैं कर लूँगा इसको। बहुत बढ़िया। फिर मैंने सब कुछ छोड़ के फिर मैं यूपीएससी में ही लग गया। और यूपीएससी में एग्जाम कब हुआ था? एग्ज़ाम सर मेरा 14 नवंबर को हुआ था। 2021 को? 2021 को सर। फर्स्ट शिफ्ट थी सर। और फाइनल रिजल्ट कब आ गया था तुम्हारा? फाइनल रिजल्ट सर, मैं पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहा था सर। मैं पीसीएस का मेरा एग्ज़ाम था उसी स्कूल में जिसमें मैंने 9th 12th किया है। अच्छा। एएसएम इंटर कॉलेज में 12 जून को रिजल्ट आया था सर इसका। अच्छा, 12 जून 2022 को? 22 को सर। यानी फाइनल सिलेक्शन उस दिन हो गया? सिलेक्शन हो गया सर। ज्वाइनिंग हमारी 2023 में हुई है सर। ज्वाइनिंग 2023 में। तो 22 से 23 में कारण? सर उस बीच में पता नहीं सर, गवर्नमेंट का कुछ प्रक्रिया रही है सर। तो 12 जून 2022 को तेरा सिलेक्शन हुआ है? हाँ, तो रिजल्ट आया था सर, फाइनल रिजल्ट आया सर। और मेरे जीवन में ये 12 जून बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। मैंने प्रोफेशनली पढ़ाना पहली बार 12 जून को ही शुरू किया था 2012 में। मैंने पहली बार जो ये कोचिंग लाइन ज्वाइन की थी, जो पढ़ाना मैंने शुरू किया था 12 जून 2012 को पढ़ाना शुरू किया था। और मेरा गवर्नमेंट जॉब में भी जो सिलेक्शन हुआ था सबसे पहला, वो भी 12 जून को हुआ। तो मेरे साथ 12 जून की बड़ी अच्छी रही। अच्छा, तो ये बता कि 12 जून को जब रिजल्ट आया तो उस समय तुझे उम्मीद थी कि तेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? हाँ सर, मेरा एग्ज़ाम था 14 नवंबर को है। तो उस रात में काफ़ी बहुत नर्वस था। अच्छा। तो मेरे फादर साहब 1 मार्च को उनका देहांत हो गया, एक्सपायर हो गए। तो मैंने उनको कॉल किया, लखनऊ में पेपर था मेरा। उनके पापा थोड़ा डर सा लग रहा है। तो मुझसे बोले क्या बात बता, क्या बात है? बोला पापा पेपर है सुबह में 7 बजे से, पहली शिफ्ट में ही बहुत ज़्यादा डर लग रहा है।
बोले यार एक रात में सरकार चेंज हो जाती है तो सर पेपर नहीं बदला जा रहा। मैं अपने मतलब मेरा जो पढ़ाई का शेड्यूल था पहले से अच्छा था। अच्छा, और हमारे फादर साहब बहुत विश्वास करते थे मुझ पर। ब्रिलियंट। अपनी डिस्ट्रिक्ट में हाई स्कूल में टॉप 10 में था, अरे और इंटर में भी टॉप 10 में था। बेहतरीन। और जो स्कॉलरशिप मिलती थी मेधावी वाली 80,000 रुपये साल की, वो भी मैंने प्राप्त की है। वेरी गुड। अच्छा, तेरे फादर साहब काम क्या करते हैं? मेरे पापा पहले उन्होंने लगभग साल भर फौज में नौकरी करी थी सन 76-77 में। बहुत बढ़िया। और उसके बाद वो काफ़ी ज़मीन थी। अच्छा, गांव में ही? हाँ, तो हमारे दादा साहब ने करनी नहीं दी, जमींदार। तो उनको बुला लिया। अच्छा तो फिर हमारे फादर साहब रेलवे में लगे। अच्छा। हाँ, तो उनके साथ 4-5 लोग थे, तो उनके साथ 2-3 लोगों को मार दिया था। ऐसा अमरोहा से, अमरोहा ड्यूटी थी इनकी, तो वहाँ से ये पैदल आते थे, ये कभी कभार रिक्शा मिल जाता था, समझ गया। तो इनके साथ के 2 का कत्ल कर दिया था। कब की बात है? बहुत पुरानी बात है। हाँ, सन 80 के करीब थी। तो फादर साहब ने वो भी छोड़ दी और उसके बाद खेती करने लगे। खेती करने लगे। हाँ, एक दुकान है हमारे परचून की काफ़ी टाइम से ही, और उसको चलाते थे आप। ब्रिलियंट। और ये कितनी बड़ी चीज़ तेरे फादर ने कहा कि एक दिन में सरकार बदल जाती है, जैसे एक पेपर नहीं पढ़ रहा है। भाषा क्या थी वो अपनी देसी में जो उन्होंने बोला वो बता। हाँ, यही बोले थे कि यार वो तेरे वाली भाषा वही के। मुझे मतलब मैं उनसे बहुत फ्रेंडली रहता था अपने पास। अच्छा, कितने भाई बहन और तुम? हम 5 भाई हैं साहब, चलो, और मैं सबसे छोटा हूँ। तभी फ्रेंडली रह पाता है। हाँ, बहुत फ्रेंडली थी मुझे लेकर, वो हाँ, बिल्कुल ओपन बात करते थे। फिर बात करते। अच्छा, तो फिर जब तेरा रिजल्ट आया तो फिर परिवार में क्या था एक्सप्रेशन? पापा तो पहले से ही खुश थे जब मैंने उनको नंबर बताए। जब आंसर की आई थी 10 जनवरी को, हमारी आंसर की आई थी, तो मेरे 138 क्वेश्चन ठीक थे, 160%, और 2 क्वेश्चन लेफ्ट हो गए, 136 बैठे थे। तो पापा बोले तेरा हो जाएगा, टेंशन न ले, अपना सेहत पर ध्यान रख, खा पी आराम से। तो मैं मतलब क्लियर तो पहले से ही था, क्या हो जाएगा? लेकिन ये है यूपी में थोड़ा स्कैम वगैरह चल जाता है, तो उससे डर लगता है। बिल्कुल, इस समय नीट स्कैम भी चला हुआ है। हाँ, इस यूपी बार में पहले था, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से इसको टैकल किया। मेरा इंटरव्यू भी हुआ लखनऊ में। अच्छा, हाँ, लखनऊ में इंटरव्यू हुआ था, डीजीपी सर थे और काफ़ी लोग थे। तो इंटरव्यू में कोई खास चीज जो तुझे लग रहा है जो अलग पूछी गई हो? नहीं, बाकी से उन्होंने बोला कि आपने इतने क्वेश्चन किए हैं, तो मेरे से तो बहुत फ्रेंडली बात कर रहे थे, और विदाउट वर्दी में थे सब ऑफिसर। ठीक ठीक। हाँ, तो बोले कि बेटा बताओ, आपने इतने क्वेश्चन किए हैं, आपसे हम कुछ पूछे तो बता दोगे? बोला सर बिल्कुल बता दूंगा सर। तो जो मेरा एग्जाम हुआ था, उन्होंने एक क्वेश्चन मैंने 16 सेकंड में कर रखा था, तो उसमें टाइमिंग वगैरह दिखा रहे थे। अच्छा, उनके पास सारे डाटा थे उस समय जब इंटरव्यू ले रहे थे? लैपटॉप पे दिखा रहे थे, बोले कि इस सवाल को आपने किया है बहुत कम समय में, मैथ का क्वेश्चन था CI का, तो वो बोले कि आप इसको करो, उसके ऑप्शन हटा दिए थे, तो मैंने वो उसको कर दिया। मुझसे बोले ठीक है, अच्छा है। फिर मुझसे पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा, बताओ बेटा GSU कुछ पूछा है? हाँ सर बताओ। बोले बताओ आर्टिकल 145 क्या है? मैंने बता दिया साहब, इस पे इस तरह का प्रोविजन है। तो बोले ठीक है जाओ आप शाम को 4 बजे आना। अच्छा, रनिंग के लिए। और बराबर में एक साहब आर्टिस्ट बैठे थे, वो हरकतों को देख रहे थे एक एक चीज। हम 40 लड़के बुलाए थे इंटरव्यू के लिए, 40 लड़कों में 2 लड़के फ्रॉड थे। अच्छा। हाँ, एक लखीमपुर खीरी का लड़का था, मैं मतलब हम 2 मोहम्मद लड़के थे, फैजान नाम था उसका, लखीमपुर खीरी का, तो उसका दूसरा नंबर था, मेरा 11वां नंबर था। अच्छा। और वो फ्रॉड निकला, फिर डायरेक्ट मुझे बुलाया 11वें नंबर पे। 2 के बाद सीधा 11? तुझे पार हुए। हाँ, ये फ्रॉड निकलेगा बोले। फिर मैं गया अंदर। हाँ। अंदर जाने के बाद उन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, बेटा करके बात कर रहे थे। मतलब बाहर बहुत जितना डर लग रहा था, उतना अंदर नहीं पड़ा। बिल्कुल नहीं लगा। और वो होता भी है तो एट ए इंस्टेंट होता है, फिर वो खत्म हो जाता है। खत्म हो गया था वो। और बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, ये उनका माइंड प्रोसेस कर रहा होगा कि इसी को बुलाते हैं, भाई ये मुस्लिम है तो इसने भी किया होगा, उसने किया है तो ऐसा है। और सर जो फ्रॉड थे वो पहले ही रोने लगते थे वो। अच्छा, इंटरव्यू जाने से पहले ही पता चल जाता? हमारी जब ट्रेनिंग चल रही थी गोरखपुर में, उसमें भी कई बार हमें चेकिंग किया गया। चेकिंग मतलब? बायोमेट्रिक की गई हमारी, कहीं फ्रॉड तो नहीं है। तो कुछ मिले ट्रेनिंग में भी? ट्रेनिंग में तो लड़का मिला था शायद किसी अदर सेंटर पे, 11 सेंटर पर ट्रेनिंग चल रही थी, मिले थे, भागे थे वहाँ से वो। हाँ, छोड़ के भाग गया। हाँ, बहुत ही मतलब बहुत अच्छे से जांच की थी उन्होंने। हाँ, ऑथेंटिक होंगे तभी वो काम करेंगे। और तेरे लिए अच्छी चीज़ ये रही कि तू बात तक जुड़ा रहा अपनी पढ़ाई से। अदरवाइज आज के टाइम में क्या हो कि आप 6 महीने पढ़ाई छोड़ दो तो चीज़ें भूल जाता है आदमी। चीज़ें रिवाइज नहीं कर पाता। और तो इंटरव्यू में उसको CI वाले क्वेश्चन को कर गया, तो ये इसीलिए हो पाया क्योंकि तू जुड़ा हुआ था अपनी पढ़ाई से। अच्छा,
जब ट्रेनिंग हुई थी, कितने टाइम की ट्रेनिंग चली तुम्हारी? 1 साल की ट्रेनिंग हुई सर। तो 1 साल में पढ़ाई और फिजिकल दोनों था? दोनों ही था सर। उसके बाद फिर तुम्हारा थाने में डाल दिया प्रोविशन के लिए, और अभी कहाँ पे? अब इस टाइम एटा में पोस्टिंग। भी हमारा एक प्रशिक्षण चलेगा अभी 1 साल। कितने दिन हो गए तुझे एटा में आए हुए अभी? एटा में सर 16 मार्च को पीओपी हो गए थे सर। अच्छा, 16 मार्च। हाँ सर। तभी कोई केस तो नहीं दिया होगा हैंडल करने के लिए फुल्ली? नहीं अभी नहीं, मेरी तो सर 3 महीने ट्रेनिंग एक्स्ट्रा बढ़ गई थी। क्यों? जो फादर साहब अच्छा, फादर साहब जो- 1 मार्च को हम्म, तभी टाइपिंग का टेस्ट था हमारा, हम्म, एग्ज़ाम सब पास करने होते ही। हम्म। तो सर मैं थोड़ा ज़्यादा मतलब कर नहीं पाया टाइपिंग में, माइंड अपसेट हो गया। अच्छा, तो फिर वो आगे ले जाना पड़ा कुछ तुझे छुट्टी टाइम? भी नहीं मिली सर। मैं 3 महीने बाद पापा के कवर पे गया, उत्तरी। खत्म हुए थे, मुझे उन्हें बेचारा भी नहीं मैं। तो फिर 1-2 दिन के लिए भी नहीं भेजा उन्होंने? कारण? या देते ही नहीं है ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग के टाइम ट्रेनिंग में थोड़ा सा, खैर बहुत सारे हिस्से होते हैं चीज़ों के। एक आदमी को इतना बोल्ड बनाना होता है पुलिस वाले को, तो कि वो हर चीज़ को, हर सिचुएशन को देख सके और टैकल भी कर सके। Yes, sir. और ये आम आदमी में और पुलिस में यही डिफरेंस है कि वो सिचुएशन को टैकल कर पाए, तो शायद वो सोच रही होगी, पर भगवान सब ठीक करता है। और इसके फादर साहब आज बहुत खुश होंगे कि अल्टीमेटली वो जिस परिणाम को चाहते थे वो परिणाम उनके बच्चे ने वो ला के दिया और वो कामयाबी मिली। कई बार किस्मत को कुछ निर्धारित करना होता है और वो उसी चीज़ को निर्धारित कर रही होती है, लेकिन आपका काम मन मजबूत करके आगे बढ़ने का ही है ना? जी सर। और बहुत ज़रूरी है आप जैसे बच्चों को कुछ साबित करके दिखाना, सिद्ध करके दिखाना, ताकि कुछ लोग जो थोड़ा सा गलत अपना आचरण पहले से डिसाइड करे बैठे रहते हैं, चीज़ों को पहले से कुछ सोच लेते हैं, उनको शायद एक सबक मिले और शायद वो भी जीवन में कुछ अच्छा कर पाएँ किसी के लिए। अच्छा, तब ये बता कि ट्रेनिंग में तेरा कोई खास एक्सपीरियंस रहा इस घटना के अलावा जो तू बताना चाहे हमें? हाँ सर, एक चीज़ जो मैंने मतलब महसूस की, फील की, और इससे जुड़े भी रहना पड़ेगा क्या? सर। एक तो टाइमिंग की मतलब पाबंदी बहुत होती है, और डिसिप्लिन डालना होता करना है। पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा। सुबह 5 बजे उठना है तो उठना है, चाहे आपका बुखार आ जाए। डंडे ही पड़ते थे? हाँ सर, मतलब पनिश भी होते थे अगर आप अच्छा। जाते हो तो। कुछ भी हुआ है, अगर आपको काउंटिंग हो रही है, आपको जाना ही है। जाना ही। रोल कॉल बोलते हैं दिल्ली पुलिस में, तो आप नहीं नहीं, ऐसा होता है रोल कॉल। शाम के टाइम की जो करते हैं, रोल कॉल कर दें किसी भी टाइम रात को, ये देख लेते हैं कोई लड़का भाग तो नहीं गया है, गायब तो नहीं हो रहा रात को। या हाँ कहीं गया चला तो नहीं गया है, तो अल्टीमेटली मतलब बिना बताया। और तुम्हारे सेंटर में कितने बच्चे थे जो ट्रेनिंग कर रहे थे? हम 534 के करीब थे, 532 लड़के थे सर। अच्छा, जो तुम और ट्रेनिंग पे 532 में से 523 बचे थे। बाकी सर जो सीजीएल छोड़ के आए थे फिर दोबारा सीजीएल में सीजीएल में चले गए। और जो कुछ लेखपाल छोड़ गए तो वो लेखपाल में चले, मतलब जो छोड़ गए थे वो चलेंगे। रेलवे में हो गया था किसी का किसी इंटरव्यू। का। अच्छा, तो तुझे जो कामयाबी मिली और तेरा जो वो इंस्टेंट है, मुझे वो बता। देखो, एक तो बहुत सारे बच्चों के मन में ही रहता है, और शायद ये बच्चा और अच्छे से डिफाइन करेगा उस बात को, कि यूपीएससी जो एग्ज़ाम है ना, वो अपने आप में बहुत टफ एग्ज़ाम है, और उसमें जो सिलेक्शन का परसेंटेज है वो बहुत 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 कम है। लेकिन अब पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ, अब तो फिर से वो क्रेज डाउन हो गया कि बहुत सारे बच्चे एक ही धुन में लगे पड़े हैं, रीलों को देखते हैं, फिल्म देखते हैं, 12th फेल मूवी देखी, रीलें देखी, अपने एक्चुअल ग्राउंड को, अपने एक्चुअल बेसिक को नहीं समझते और सीधा यूपीएससी के दंगल में कूद पड़ते हैं। मेरा कहना ये है कि ये जो वक्त है ना आप लोगों के पास, जो 3-4 साल का जो स्टूडेंटशिप का टाइम है ग्रेजुएशन के बाद, ये वक्त इतना ज़रूरी है कि आपकी जो स्टेप हो वो बहुत कॉन्क्रीट स्टेप हो, और उस कॉन्क्रीट स्टेप को अगर आप करना चाह रहे हैं तो एक पड़ाव आपका उसमें सरकारी नौकरी का हो सकता है एसएससी। ये हो सकता है कोई भी ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट एसएससी के थ्रू होती है या किसी स्टेट के थ्रू। कारण क्या है, जैसे अभी मैं एसएससी की बात करूं तो आज जैसे 25 जून है, 25 जून को एसएससी का नोटिफिकेशन आया और 17,700 वैकेंसी है। आप विश्वास मानिए कि अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी ठीक से की होगी ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और आपकी जो पहली सैलरी है वो अराउंड 70,000 के आसपास होगी। दूसरा, बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं जिनमें आगे पढ़ाई भी कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपको प्रॉपर टाइम भी मिलेगा, आपको पैसा भी मिलता रहेगा, टाइम भी मिलता रहेगा, और आप में वो जो डिप्रेशन की स्टेज आती है वो भी बंद हो जाएगी वहां से। आप यूपीएससी जरूर ट्राई करिए, लेकिन यूपीएससी एक इतना बड़ा अंधा कुआं है जिसमें लाखों बच्चों का जीवन खराब हो रहा है। वो अपने पोटेंशियल को शुरुआत में समझते नहीं, और ये इतना अंधा कुआं इसलिए कि एक बार आप अंदर चले गए ना तो या तो आप 1-2 महीने में बाहर आ जाएंगे, या फिर आप बाहर आएंगे ही नहीं। उस कुएं में लगातार आप घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, क्योंकि फिर ये लगेगा कि मैंने इतना वक्त दे दिया तो मैं क्यों छोड़ूं। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, 6 महीने मन करके एसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर लीजिए।
अपने जीवन के 6 महीने तरीके से यहाँ दे दीजिए। जितनी मेहनत आप यूपीएससी के लिए करते हैं ना, जिस डेडिकेशन से, उसका मात्र 10% डेडिकेशन के साथ आप एसएससी को कर लेंगे सिर्फ 6 महीने के लिए। तो मेरे बच्चे, आपके पास एक बेहतरीन सरकारी नौकरी होगी और उसके बाद आप अपना फिर पूरा जीवन बेशक यूपीएससी में खपा दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपको हमेशा ही एक ऐसा स्टेप लाके देगा जहां पर आप खड़े होंगे, उससे नीचे आपको कभी नहीं गिरने देगा। इसलिए कोशिश करिए कि यूपीएससी में जाने की बजाय शुरुआत में ये किया जाए। रीलें आपका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं कराएगी। 12th फेल मूवी देख के आप मोटिवेट हो रहे हैं, वो यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं कराएगी। या और राजकुमार राव की मूवी देख के आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यूपीएससी बहुत डिफिकल्ट जॉब है ना। और ऐसा नहीं है कि यूपीएससी 6 महीने में या साल भर में क्रैक होगी। मेरे हिसाब से तो आज तक किसी बच्चे की साल भर में क्रैक हुई नहीं है और आने वाले वक्त में होगी नहीं। तो एक तूने वो पॉइंट बताया कि हम यूपीएससी की तैयारी छोड़ी, फिर उसके बाद गांव में गए और वो लाइब्रेरी तुमने करी। उस लाइब्रेरी की कहानी बताओ, क्या है? ऐसा था सर, जब मैं मुखर्जी नगर में था, यूपीएससी की तैयारी कर रहा तो तीनों ही तो दोस्त थे यहाँ पे जो तुम थे? था। दोस्त मेरे घर पे थे, मैं अच्छा, गांव में मैं थे। और मेरा भतीजा है हाँ। नाजिम। नाजिम। हाँ, वो एसएससी की तैयारी कर रहा था। अच्छा अच्छा, तू छोड़ के घर चला ही था? यूपीएससी की कर रहा था। हाँ। तो घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, हाँ, फाइनेंशियल दिक्कत होने लगी। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगा शायद कुछ अलग करना चाहिए। और यही मैं एग्जैक्टली अभी कह रहा था कि यूपीएससी है ना, 6 महीने का काम नहीं है, 6 साल लगते हैं बच्चों को। और 6 साल के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी घर वालों की तरफ से लगातार मिलता रहे, बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर यहाँ एक भैया रहते थे, उनका वो जाट बिरादरी से ही है, यहाँ हमारे पास के थे। अच्छा। लेकिन उनका 6-7 साल में नंबर आया था जेई इस टाइम दिल्ली में। अच्छा। 5 रैंक आए थे उनके ऑल इंडिया। जेई में ना? हाँ। तो वो भैया थे, उन दीपावली का दिन था और मैं घर से भाग आया था। अच्छा। मतलब घर वालों से लड़ के भाग गया था। पीजी में रह रहे थे हम दोनों, बराबर वाले रूम में वही थे भैया और मैं था, बाकी सब पीजी खाली था। अच्छा। दीपावली का दिन था, समझ गया, सब खाली थे। तो मैं रो रहा था कमरे में बैठा हुआ, मतलब क्या करूँ, पैसे भी नहीं है यार, यूपीएससी करने को कैसे करें। सच बात है। तो बराबर वाले जो भैया रूम में लेटे थे, तो आए उठ के बोले क्या हुआ जब्बार। तो मेरे को लेके गए, बैठाया और सब बोले कुछ पिएगा। बोला ना सर मैं पीता नहीं। बोले काम घर के बाद बता मुझे क्या बात है। फिर उनको मैंने बताया सारी चीज़ें। तो मुझसे बोले यार ये सभी की चीज़ में होता था कि एक बात याद रखनी। एक श्लोक बताया था उन्होंने, क्या? काक चेष्टा वको ध्यानम सौन निद्रा तदिन से अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। इसका अर्थ भी समझा दें। क्या बोले कि काक चेष्टा, कोई जैसी चेष्टा होनी चाहिए, वको ध्यानम, बगले जैसा ध्यान करने वाला होना चाहिए। यदि अगर बगला भूखा है और उससे सारा दिन पूरा दिन अगर एक टांग पर खड़ा रहना पड़ा अपने खड़ा होगा खाने के लिए, तो खड़ा रहेगा, खड़ा होगा। स्वान निंद्रा, कुत्ते जैसी नींद रहने वाला, मतलब अगर बराबर सब कोई निकल जाए वो तुरंत खड़ा हो गया। नीचे अल्पहारी, कम खाने वाला, कम खा, गृह त्यागी, घर का त्याग करने वाला, विद्यार्थी पंच लक्षण, विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। इसमें एक भी लक्षण अगर नहीं है तो वो विद्यार्थी नहीं है और रास्ते से अलग है। सच बात है। बोले कि एक काम कर, देख अगर तेरा सपने यूपीएससी का है तो उसके लिए तो सीढ़ी लगा, डायरेक्ट मत चढ़, चोट लग जाएगी। चोट लग जाए। तो वो जॉब ढूंढ, बहुत सारी ऐसी जॉब है, बहुत जॉब ढूंढ जो तेरा माइंड ये बोल रहे कि मैं इसको कैप्चर कर लूँगा, साल भर में या 2 साल के अंदर मैं इसको कर लूँगा। तेरा फिर फैमिली से कनेक्शन थोड़ा दूर हो जाएगा, अपने पे रहने लगेगा, सेल्फ डिपेंड हो जाएगा। सच बात है। तो फिर मुझे लगा कि हाँ मेरा ग्रुप डी में एनटीपीसी में डला हुआ था फॉर्म, तो 2019 में निकली थी भर्ती। 12th से डला हुआ था, मेरे ग्रेजुएशन हुई नहीं थी उस टाइम। मैं उसका मैं ग्रुप डी की तैयारी कर लूँगा, मैं अपने रेलवे में लग जाऊँगा। तो मेरा जो भतीजा है नाजिम, मुझसे 2 साल बड़ा है, मेरा फुफेरा भैया है। अच्छा। एक लड़का है वो, उसका मैथ है, बहुत अच्छा मैथ था उसका। अच्छा। तो वो जब चला जाता था पढ़ने के लिए, जीटी नगर जाता था क्लास लेने के लिए, तो मैं उसकी किताब पढ़ता था और उससे क्वेश्चन लिख के मुझसे पूछ लेता था। अच्छा, मैथ के। समझ गया। तो मुझे ऐसा लगा ऐसा होगा नहीं। ठीक, जब ग्रुप डी का पेपर आया मैं बीमार पड़ गया, कोई पेपर देने नहीं गया। अच्छा। बहुत बुखार आ गया था मुझे, और अगले ग्रुप डी के पेपर में मैं सिलेक्ट हो गया, इसलिए मैंने वैसे नहीं दिया। तो फिर उसके बाद ऐसी घर चला गया था मैं। और फिर लाइब्रेरी की कैसे सूझी वहाँ? लाइब्रेरी का क्या हुआ, हम अमरोहा में पढ़ रहे थे, अमरोहा में एक लाइब्रेरी, मैं मेरा दोस्त है नितिन, उसका सिलेक्शन हो गया है उसमें एनटीपीसी में। ब्रिलियंट। और तीसरा दोस्त है मेरा रिजवान, वो फाइनेंशियली बहुत अच्छा है घर से, हम दोनों को मुकाबले। ठीक है। तो हम तीनों पढ़ रहे थे। पहले दिन गए, अच्छा लगा। दूसरे दिन के लाइट पाइप की लाइब्रेरी, बोले कि कल आना। अब दूसरे दिन के बोले कल आना। 3 दिन हो गए, हमारा पेपर नज़दीक आ रहा था एनटीपीसी का। बिल्कुल। 23 जनवरी को मेरा पेपर था और लगभग 12-13 जनवरी की बात थी वो।
बोला यार मुझे रिवीजन करना है भैया मैं तुम्हें। तो रिजवान बोला और रिजवान की जगह है रोड के बराबर में तो ऑन रोड जो दिल्ली वाला रोड है। समझ गया। तो बोले कि यहीं पे ही हम तुम लगा लेते हैं। हमने पटले लगा लिए वहाँ पे, पटले लगा के पढ़ने लगे तीनों ही। फिर हमें एक आइडिया आया मैंने कहा पटले लगा में अगर पैसा हो थोड़ा बहुत तो लाइब्रेरी बढ़ाओ, ले ही लें जैसे तैसे करके तो धंधा भी खुल जाएगा। कर लिया। तो रिजवान बोला कि इसको मैं ही करा दूंगा। अच्छा, उसके भैया फर्नीचर का काम करते हैं, उसके भैया ने सब फर्नीचर लगा दिया। मेरे भैया लाइट का काम करते हैं, मेरे भैया ने उसमें लाइट फिटिंग कर दी। बहुत सॉलिड। हाँ, अब फिर ऐसे ही पढ़ने लगे। हम बोले लड़के आए ना आए हम अपने पढ़ लेंगे। तो तीनों का सिलेक्शन हो गया क्या? अब तीसरा रह गया, धोखा हो गया हमारा। अच्छा, तीसरा भी कंटिन्यू कर रहा है। लाइब्रेरी है सनराइज लाइब्रेरी के नाम। सनराइज। सनराइज, हाँ। उसमें लड़के अब इस टाइम जो है कि अंदर लगभग 8-10 लाइब्रेरियाँ हैं। हमारी लाइब्रेरी से हर साल 3-4 सिलेक्शन होते हैं। सनराइज लाइब्रेरी। सनराइज लाइब्रेरी। और कम बच्चे भी काफ़ी आते हैं, 60+ बच्चे। चल, पहली चीज़ तो ये कि तेरी लाइब्रेरी में मैं खुद आऊँगा और जितने बच्चे पढ़ते हैं सबके लिए ऑनलाइन फ्री करेंगे हम क्लासेस। थैंक यू सर। ठीक है, तो टाइम बता दियो, डेट बताइयो, मैं खड़ा मिलूंगा और सबके साथ आऊँगा। ठीक है। और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी तो मतलब गजब की है। और जिन बच्चों के पास भी ऐसा सामर्थ्य है, देखो यार आने वाले टाइम में, ये मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ ऐसों से जिनका सिलेक्शन हो गया और जो सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं आज के टाइम में। देखो एक बात आप मान के चलो, अब ऑफलाइन का जमाना चला गया कि ऑफलाइन कोचिंग लो और आप 6-6 महीने वहां बैठो, टाइम खराब करो। अब शायद वो जमाना नहीं रहा और उतना पैसा भी आपको खराब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सच मायने में समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और आपके पास पैसा है, तो आज के समय में एक ही सबसे बड़ा धर्म है बच्चे के लिए, लाइब्रेरी खोल दो। थोड़ा कम फीस कर दो या फीस उतनी रखो, सुविधाएं बढ़िया कर दो, क्योंकि लाइब्रेरी ही बच्चों के लिए मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा है। बच्चे को ऑनलाइन में सब कुछ मिल रहा है, बढ़िया टीचर मिल रहे हैं, सस्ती एजुकेशन मिल रही है, सब कुछ। बस एक ही चीज नहीं मिल रही, माहौल। और वो माहौल मिलेगा कहां से? लाइब्रेरी से। तो जो ऐसे बच्चे हैं जो अपने स्ट्रगल को जानते हैं, उनको ऐसा काम करना चाहिए और लाइब्रेरी खोलनी चाहिए और बच्चों को भी रास्ता दिखाना चाहिए। तो यार तेरे को इस चीज के लिए तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और तेरी जिस दिन छुट्टी हो तो मुझे बताइए, मैं 500% वहां पे आऊंगा और उन बच्चों के लिए पूरी फ्री व्यवस्था रखेंगे। और आगे भी ऐसा कोई मतलब कोई मिले दोस्त जिसके पास कुछ पैसा हो, तो अब ये काम बहुत जरूरी है आने वाले टाइम के लिए, है ना। आने वाले 20 साल के लिए लाइब्रेरी बच्चे के लिए स्कूल से, कॉलेज से ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अब अगर हम आज की हालत देखें तो बच्चा कॉलेज में भी जा नहीं रहा है, क्योंकि उसको पढ़ने में जो ऑनलाइन मजा आएगा वो कॉलेज में टाइम खराब करने में होगा ही नहीं उसको। तो एक ही चीज की कमी है, माहौल की, और वो माहौल सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी दे सकती है। तो इस काम के लिए तो मेरा दिल बड़ा खुश है और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुन के कि इन 3 बच्चों ने लाइब्रेरी खोली। और अभी कितने बच्चे? 60 बच्चे? 60+ बच्चे। 60+ बच्चे। तो तुमने एसी लगाया या नहीं लगाया? एसी हैं सब, 2 एसी लगा रखे। तो इसके लिए बढ़िया चीज है, मजबूत। मैं जब से गया हूँ मैं भी उसमें थोड़ा उसको करता रहता हूँ। करते रहो, बहुत जरूरी है। तीसरा दोस्त है वो है वहाँ पे, लेकिन उसको थोड़े दिन के लिए बोलो कि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। ना उसका ALP में उसकी तैयारी अच्छी चल रही है। ALP का उसका टेक्नीशियन का भर्ती निकली हुई है, उसी की तैयारी चल रही है। बेहतरीन।